आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक काक ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट हर एक के अंदर होता है, जिसे आप कहें फ़न हर एक के पास होता है, लेकिन कभी कभी उन्हें मालूम नहीं होता है कि उनके अंदर कौन सा फ़न है, और कभी कभी उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सा फ़न है। लेकिन फ़न होता है अलग अलग तरीके से, किसी के अंदर फ़ाइन आर्ट का, किसी के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट का, किसी के अंदर डांस का। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम टैलेंट स्पीक हम आपके सामने लाते हैं, और इसमें किसी न किसी एक पर्सनालिटी को जिसका एक टैलेंट वाकई उन्होंने एक्सप्लोर किया है, किस तरीके से किया है, कैसे किया है, किन हालात में किया है, इनसे रूबरू करवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं वो थिएटर की दुनिया से है। थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट का एक हिस्सा है, और उसमें ड्रामा, टीवी सीरियल, फिल्म में उन्होंने अपना नाम क्या बल्कि ये कहा जा सकता है कि अपना सिक्का मनवाया है। और हर भाषा में, ख्वाह वो गोजरी हो, ख्वाह वो पहाड़ी हो, ख्वाह वो डोगरी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, हर भाषा में, इवन गोजरी में भी मेरा ख्याल है उन्होंने काम किया है। हमारी यहाँ की कुछ डोगरी फीचर फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। वो सब बातें आज हम जानेंगे उस पर्सनैलिटी से। वो कोई और नहीं, हम सब के बीच में हंसते खेलते रहने वाले, एक मस्त मौला की तरह काम करने वाले, जिन्हें मदन रंगीला जी के नाम से जाना जाता है। मदन रंगीला जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और वो मुझे कहने में भी कोई इतराज़ नहीं कि वो मेरे भी इस थिएटर की दुनिया में मेरे सीनियर भी रहे हैं, और मेरे सीनियर हैं। मैं आज भी उनकी उसी तरीके से इज़्ज़त करता हूँ, और उन्होंने मेरे साथ ड्रामे भी किए हैं, सीरियल भी किए हैं। वो एक अलग सा लंबा सा सफ़र है हमारा, लेकिन आज उनका सफ़र, उनकी ही ज़ुबानी हम जानेंगे। मदन जी, आपका हमारे टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में बहुत स्वागत है, और ख़ासकर मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ कि आप मेरे सीनियर भी रहे हैं, और मैंने आपके साथ काम भी किया है, आपने मेरे साथ भी काम किया है। हम जानना चाहेंगे आज आपके सफ़र के बारे में, आपकी शुरुआत की वजह से। सबसे पहले तो मुश्ताक जी, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे श्रोता, जिनको मैं भगवान की तरह मानता हूँ और जिन्होंने मुझे इज्जत मान दिया है, उनके समक्ष आने का ये मौका दिया, और अपनी ज़िंदगी का जो मेरा सफ़र है वो साझा करने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी के सफ़र का सवाल है, तो मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जिसमें दूर दूर तक नाटक, गायन या किसी और कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कोई किसी का कोई संबंध नहीं था। मगर कोई भगवान की करनी है, या मेरे नसीब में था, या कह लीजिए कि मैंने इन लोगों में आकर, आप लोगों में आकर प्यार भाव बांटना था और आप लोगों का प्यार पाना था। तो मैं इस तरफ कैसे आया, मैं आपको थोड़ा संक्षेप में। बिल्कुल आपका जितना मुझे मालूम है, थोड़ा सा आपका शुरुआती दौर जो रहा वो गायकी के तौर से रहा है। आप पंजाबी बहुत अच्छा गाते रहे हैं, डोगरी भी गाते रहे हैं। उसके बाद मैं उस दौरान मुझे इत्तेफाक हुआ है आपको देखने का, और पंजाबी ड्रामे से, और उससे पहले भी रामलीला में। तो माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि मदन जी आज भी रामलीला एक कमिटमेंट के तौर पे करते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्राम करने में कि मदन जी हमारा शो लगा हुआ है तो चल रहा, तो इनकी यही बात होती है कि मुश्ताक जी रामलीला के शोज़ हैं, मैं वो नहीं छोड़ सकता, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मदन जी, आपका सफ़र। मेरा सफ़र, जहाँ तक आप गाने का लगा लीजिए, मैंने किसी से सीखा नहीं है, और ना ही मैंने कोई शिक्षा ग्रहण की है कि मैं म्यूज़िक की ओर जाऊँगा। कुदरती तौर पे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो कोई सॉन्ग जो मुझे अच्छा लग जाता तो मैं उसे गाता रहता था। फिर जब स्कूल में जाना, कई बार डेस्क पे बैठे होना और आधी छुट्टी हो जानी, तो मैं डेस्क के ऊपर मैंने कान लगा लेना और उसी डेस्क को बजाना और फिर उस गाने को गाना, मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता था। मतलब जी, क्या अगर छोटा सा अब कुछ उस गाने के 2-4 बोल याद हो तो अगर आप सुना दें, 1 लाइन 2 लाइन, तो हाँ, अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे आपकी पुरानी याद जुड़ी हुई है। मुश्ताक जी, मुझे पंजाबी सिंगिंग जो है वो बड़ी पसंद है।
बड़ी पसंद। और आशा सिंह मस्ताना जी जो हैं, हाँ, हाँ, उनका please। तो मैं शोधाई था। और उनका एक बड़ा ही प्रचलित गीत है, ए दर कणका विच कणका दे बूर पिया, मुटियारे जाना दूर पिया। वाह, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦੂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਹਾਨਣਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜੋ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੀਆਂ। क्या बात है। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਪੱਕਣੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸਖਣਾ ਤੰਦੂਰ ਪਿਆ, ਮੁਟਿਆਰੇ ਜਾਣਾ दूर ਪਿਆ। वाह मदन जी, वाह। ये थी शुरुआत मदन जी की। कौन सा गाना एक सेंसिबल एक तरीके से, और आशा सिंह मस्ताना जी उस वक्त के एक अजीम कलाकार, आज भी उनके गाने गाए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। ये इनका शुरुआत के सफ़र था। उसके बाद मदन जी, उसके बाद में जब मतलब स्कूल में कई बार मैडम जो थी वो मुझे सुन लेती थी, और फिर जब हम कभी पिकनिक पे जाना तो वो वहाँ पे कहते थे मुझे, मदन वही गाना सुना जो तू गाता है। तो मैंने सुना देना, बस ऐसे चलता रहा। अचानक एक जो ज़िंदगी में मेरी तब्दीली आई और मैं नाटक की तरफ आने का जो मतलब मेरा वो कारण बना, वो थी रामलीला। ओके। हमारे वहाँ न्यू प्लाट में कैलाश नाटक क्लब रामलीला हुआ करती थी। वहाँ पे जो रावण बनते थे वो पंजाब से थे। तो एक बार क्या हुआ कि रामलीला शुरू होने से कोई 10-15 दिन पहले ही वो पंजाब वाला कलाकार जो था उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से पंजाब वापस हो गई। अब उनके पास रावण का रोल करने वाला करैक्टर नहीं बचा। तो मेरे एक दोस्त वहाँ पे सीता का रोल किया करते थे। उन दिनों लड़कियाँ रोल नहीं करती थी, लड़के ही बनते थे। उसका नाम दिलीप है और वो सुंदर था और छोटे कद का था। वो वहाँ पे लड़की बन के सीता बनता था। तो उसने डायरेक्टर अपने को कहा कि भाई मेरा एक दोस्त है तो मोटा तगड़ा, लेकिन उसने कभी किया नहीं, ट्राई कर। हाँ, उसने किया नहीं, ट्राई करते हैं, बुलाते हैं उसको। तो वो मेरे को ले गया वहाँ पे। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई रावण का रोल है तो आप आइए, हम आपको सिखाते हैं रावण कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे डायलॉग बोलता है। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर मैंने कभी भी वहाँ मतलब ये काम किया ही नहीं है, तो मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं, हम आपसे करवा लेंगे, आप करो। फिर हुआ ये कि वो उन थोड़े से दिनों में मेरे से करवा तो नहीं पाए, मगर मैंने उनको, मेरे मन में एक वो जो जोत थी ना, मतलब इस साइड आने की, वो समझो जल गई। तो शुरुआत, हाँ, मैंने उनसे एक बात कह दी। मैंने कहा भाई मेरे एक बड़े भाई हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, श्री राज सिंह जवाल जी, वो रिहाड़ी रामलीला में रावण बना करते थे। और मैं छोटा था, मैं उनको देखता रहता था कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और उनके हाव भाव कई बार करता था मैं। राज सिंह जी का नाम तो वैसे भी थिएटर में भी जी जी जी, वो तो बाद में फिर का। मुझे पता चला ना, वो मेरे सीनियर हुए वहाँ पे। तो राज सिंह जी जब सीता हरण करने के लिए जाते थे, साधु रावण बन के, तो उनके बैकग्राउंड में एक गाना जो था वो चलता था। तो वो साधु बन के गाना गाते गाते जाते थे, और जब वहाँ स्टेज पे जाते थे भिक्षा लेने तक वो साधु के रूप में ही रहते थे। और जैसे भिक्षा लेते थे और वो सीता के हाथ से वो थाली वाली फेंकते थे जी, तो उसके बाद लाइट ऑफ हो जाती थी, वो अपने सही रूप में आ जाते थे। तो मैंने कहा भाई वो साधु वाला जो गाना है ना, वो मेरे को याद है, तो अगर आप मेरे को बोलो तो मैं इस बार साधु रावण का रोल कर देता हूँ, और अगली बार से मैं आपका, मेरे को 1 साल टाइम मिल जाएगा, मैं अगली बार से रावण का रोल करूँगा। वो साधु गाना ऐसा हुआ कि वो साधु गाना जो था वो समय के साथ साथ हम लोग बदलते रहते थे। लेकिन उस वक्त क्या था? उस वक्त जो था, गुनगुना दीजिए। हाँ, उसके 2 बोल मैं आपको सुना जरूर सकता हूँ। जरूर। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा हरी रही, हरे रहे रे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। ये कुछ ऐसे बोलते हैं जो मेरे को भी 2 ही याद हैं। तो इस तरह हमारा जो काम था वो चलता रहा। फिर दूसरे साल से मैं रावण का रोल करना शुरू हो गया, ये 78 की बात है। तो मैं आज तक रावण बनता। बिल्कुल, मैंने आपको एज ए रावण भी देखा है, और ये आपका रामलीला का सफ़र। लेकिन मदन जी, उसके बाद एक मॉडर्न थिएटर, जी, एक रामलीला के
पड़ाव से आप आगे आए, जी। एक मॉडर्न थिएटर में आए जिसमें एक ड्रामा की, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वहाँ भी आपने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं थी आपकी, कोई ड्रामे की, कोई मतलब जैसे आज हम कहते हैं कि बच्चे ड्रामा की पढ़ाई करके आते, वैसे नहीं थे। नहीं। बस वो रामलीला का सफ़र से चलते चलते आप मॉडर्न ड्रामे में आए, उसका सफ़र आपका वो ऐसे है कि जब मैंने कैलाश नाटक क्लब की रामलीला, वो बंद हो गया क्लब, तो जब मैंने छोड़ी तो मेरे को दीवान मंदिर जम्मू, जो कि 125 साल पुराना क्लब है, जिसमें से ओम प्रकाश जी गए हैं, KL सहगल जी गए हैं, तो उस स्टेज पे मुझे रावण का रोल करने का मौका मिला। मैं वहाँ आके रावण का रोल करने लगा। वहाँ पे मुझे कृपाल सिंह कसाली जी, जो पंजाबी थिएटर के जाने माने डायरेक्टर थे, राइटर थे, उन्होंने मुझे वहाँ देखा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि कृपाल सिंह कसाली, जिनका जम्मू कश्मीर में एक पंजाबी रंगमंच को लेके एक मुकाम है, और उनका अगर हम ये कहें कि उनका पंजाबी थिएटर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कसाली साहब का, क्योंकि मेरा भी जो पहला नाटक आया था वो भी कृपाल सिंह कसाली जी का लिखा हुआ था, पुख ही पुख, शायद उसी नाटक से मैं थिएटर में आया था। और वो नाटक शायद जो मदन जी जिस नाटक का जिक्र करने जा रहे हैं, वो नाटक भी उस नाटक के बाद ही लिखा गया था। हुआ मदन जी प्लीज़। तो कृपाल सिंह कसाली जी ने मुझे रामलीला में काम करते हुए देखा, तो कृपाल सिंह कसाली जी का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी भी जगह जाते थे तो कोई ना कोई कलाकार ढूंढते थे। उनकी कुछ अपनी मजबूरियां भी थी, क्योंकि उनके पास 2-4 नाटक के लिए ही कलाकार ठहरता था, उसके बाद कलाकार लोग ले जाते थे, वो फिर नए की तलाश में लग जाते थे। जम्मू में काफ़ी सारे कलाकार हैं जिन्होंने शुरुआत उन्हीं से की। तो कसाली साहब ने मुझे पकड़ के, उन दिनों मेरी उम्र बड़ी मुश्किल से 18-19 साल या 20 साल होगी, तो मुझे पकड़ के उन्होंने कोई 60-70 साल के उम्र का रोल मेरे को उन्होंने दिया। एक रिटायर हवलदार फौज का है जिसके साथ अन्याय होता है, वो सरपंच, सरहदा नाम था उसका। तो वो नाटक जब मैंने किया तो मुझे पहले ही नाटक में मतलब मेरिट सर्टिफिकेट अकेडमी की तरफ से अवार्ड के रूप में दिया गया। तो कुछ ऐसा था कि उसके साथ भी एक घटना जुड़ी हुई है कि बाद में मुझे किसी ने बहका दिया कि भाई तू तो बेस्ट एक्टर था, तो तुझे ये मेरिट सर्टिफिकेट दिया, तू ये मत ले, टरका दिया है। हाँ, तो तू ये लेना नहीं। जिस दिन ये सारे सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे तो मैं भी हॉल में बैठा था, मेरा नाम बोला जा रहा था, मैं लेने ही नहीं गया। तो वहाँ पे एक पारखी नज़र, जिसको हम गुरु मानते हैं और जिसने हमें थिएटर की ABC से लेके पूरा ज्ञान उन्होंने दिया, जिनके कारण आज हम मार नहीं खाते, और इतना प्यार उन्होंने दिया, लोग उन्हें कुछ भी कहें लेकिन हमारे लिए वो भगवान के रूप में थे। वो थे श्री कविरत्न जी। कविरत्न शर्मा जी, वैसे मैंने 1-2 रिहर्सलें जो हैं कविरत्न शर्मा जी के भाई रतन शर्मा जी के साथ भी की, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नाटक नहीं हो पाए। कवि जी ने जब मुझे देखा तो उन्होंने देखा कि लड़का तो यही है जिसका नाम बोला जा रहा है, पर मंच पे नहीं जा रहा, तो ये मंच पे क्यों नहीं जा रहा है, इसका अवार्ड है, ये ले नहीं रहा। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे साइड पे बुलाया, कहते भाई तेरा नाम मदन है? मैंने कहा हाँ जी, मेरा नाम मदन लाल है। उन दिनों रंगीला नहीं था मैं। तो मैंने कहा जी मेरा नाम मदन लाल है। कहते रे तो तेरा ही नाम बोल रहा था ना अवार्ड के लिए? मैंने कहा हाँ। कहते जी वो तू लेने क्यों नहीं गया? मैंने कहा जी छोड़ो, मेरे को नहीं मालूम था कि ये कविरत्न जी हैं, ये थिएटर के गुरु हैं। तब वो एकेडमी में, हमें नहीं मालूम था, वो एकेडमी में नौकरी करते थे। तो मेरे को कहने लगे यार तू गया नहीं? मैंने कहा यार, मैंने कहा जी वो उनको पता ही नहीं है थिएटर होता क्या है, ड्रामा होता क्या है। तो मेरा तो बेस्ट एक्टर बनता था इन्होंने। उन्होंने कहा भाई तेरे को किसने बोला तेरा बेस्ट एक्टर बनता था? तू तो नसीब वाला है, तेरे को मतलब पहले ही प्ले में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है, तुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल रहा है और इज्जत मान मिल रहा है। मेरे को देख, मेरे को जानता है? मैंने कहा जी नहीं। कहता मेरा नाम कविरत्न शर्मा है, मैं NSD से ट्रेंड हूँ और मैंने बहुत काम किया है, किन्हीं मजबूरियों की वजह से मैं यहाँ पे आके एकेडमी में क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ। मेरे कोई पारिवारिक था कोई मतभेद, तो मेरे को ज़िंदगी में आज तक किसी ने मेरिट सर्टिफिकेट भी नहीं दिया हुआ, तो तू कितना नसीब वाला है। पर मैं तो था फिर वही, एक तो मोटा, फिर अकल कहीं थी नहीं, तो मैं नहीं माना उनकी बात। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने फिर अपना, कवि जी ने एक नाटक
शुरू किया, उसमें उन्होंने मेरे को लिया और मेरे को कहने लगे भाई ये नाटक हिंदी में है। तो मैंने उनको कहा भाई मैं सर हिंदी का तो मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, पंजाबी कराना करा लो, डोगरी कराना करा लो, मगर हिंदी का मैं एक नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा अगर तेरे मन में करने की चाह है, तू करना है तुझे तो तू ऐसे कर, तू आजा, करवाना मेरा काम है, हिंदी बुलाऊंगा, जो भी बुलाऊंगा वो मैं बुला लूँगा। ठीक है जी, अगर करा लोगे तो आ जाऊँगा। तो मैंने उनके साथ नाटक शुरू कर दिया। पहला नाटक किया, उसमें मुझे टाइटल रोल मिला और अच्छी मतलब लोगों की तरफ से मेरे को तालियां मिली। सबसे बड़ा अवार्ड तालियां, आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड तालियां। मैं आज तक किसी अवार्ड के लिए किसी से नहीं लड़ता हूं, तो सिर्फ ऑन स्पॉट जो तालियां मिलती हैं वो सबसे बड़ा अवार्ड है। आर्टिस्ट को और अवार्ड की चाह नहीं करनी चाहिए। वो नाटक कोई और नाटक नहीं था, स्पार्टाकस था। जी, हावर्ड फॉस्ट के नावल पे बादल सरकार द्वारा लिखित नाटक हाँ जी, स्पार्टाकस। और निर्देशक कविरत्न जी। कविरत्न जी भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है कि आज कई जितने लोग रंगमंच की दुनिया पे बचे खुचे लोग हैं जो हमारी पीढ़ी के हैं, तो वो ही बचे हम लोग हैं। इत्फाक से मेरा भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। और स्पार्टाकस वही नाटक था जहां मदन की जी के साथ मेरा पहला इंट्रैक्शन हुआ था रूबरू, क्योंकि उस नाटक में मैं कवि जी को असिस्ट कर रहा था। और मदन जी की उसमें डेडिकेशन को देख के और इनकी हालत जो की जाती थी उस नाटक में, वो मेरी नज़र में है। इन्हें बिल्कुल एक नीग्रो बनाया जाता था, काला रंग के साथ लिपअप होता जाता था, लेकिन वाकई वो नाटक बहुत अच्छा था। मदन जी, आपका कवि जी के साथ ये नाटक स्पार्टाकस शुरुआती दौर का नाटक रहा है। जी जी, ठीक है। उसके बाद और भी नाटक किए मुझे मालूम है। इसके पहले भी मैंने नाटक 2-3 किए हुए थे। नाटक आपने किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने एक इंडिया क्लब होता था, उसके साथ मैंने उलझन प्ले किया, जिसे डायरेक्टर सुरेंद्र गोयल जी ने किया था। उसके बाद मैंने डोगरी नाटक टौंदियां कंधा किया, जिसको डायरेक्टर रघुनंदन बाली जी ने किया था। लेकिन जितना काम करने का ठीक मौका और प्यार और मेहनत करने का जो जज्बा आया ना कि थिएटर है क्या, सीखने का काम करने का नहीं, सीखने का। मैं तो ये देखता था कि मैं बड़ा हैरान होता था कि हमारे सामने जिनको हम गुरु लोग समझते थे, म्यूजिक के थे सरदार प्रीतम सिंह जी, आपने सुभाष बड़याल जी होते थे सेट के, और काफ़ी लोग जिनको हम गुरु लोग मानते थे, हम वहाँ देखते थे सेट पे कवि जी, उनको भी तो ऐसे डांटते थे जैसे वो हमारे से भी नए बच्चे हों, और वो चुपचाप करके सुनते थे। उनको देख के हमारे भी मन में ये होता था कि अगर ये नहीं बोलते हैं कवि जी के सामने तो हम भी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब कवि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहाँ तक वो लैंग्वेज की बात थी, मैंने आपको बोला मैं हिंदी नहीं बोल सकता था, उन्होंने मुझसे हिंदी तो बुलवाई, और फिर जुलूस प्ले किया, उसमें मुझे स्वामी का रोल दिया, जिसमें मुश्ताक जी, उसमें मेरे से उन्होंने हिंदी तो छोड़ो संस्कृत बुलवाई। और संस्कृत के लोगों ने, जो प्रोफेसर लोग थे, उन्होंने मुझे आकर पूछा कि आप क्या संस्कृत जानते हो, आपने पढ़ी हुई है संस्कृत? मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ी हुई, एक कवि जी ने पढ़ी हुई है, इन्होंने मुझे सिखा दिया। इन भाषाओं को लेके जैसे मदन जी ने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैंने हिंदी बोली, उसके साथ साथ जुलूस प्ले किया, उसमें संस्कृत बोली, और इत्फाक से एक प्ले था अंधा युग, डॉक्टर धर्मवीर भारती का चिष्ट हिंदी जिसे हम कहते हैं, क्लिष्ट हिंदी। और उस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था मदन जी के एक्ट के बाद के, क्या ये लोग हिंदी के स्कॉलर हैं, इन्होंने हिंदी पढ़ी है? तो मैंने कहा नहीं, ये आम आदमी हैं हमारी तरह, आपकी तरह। और उसमें इन्होंने एक अहम रोल अदा भी किया था। लेकिन कवि जी के साथ इनका एक लंबा सफ़र रहा, मैं भी उन ड्रामों में इनके साथ रहा हूँ। स्पार्टाकस के बाद जुलूस, महक गुलाब की, उसके अलावा वो जम्बियानी जिस लौर ने देखे, कितने नाटक इन्होंने किए। मदन जी का एक सफ़र, ये इनका थिएटर का एक सफ़र है, बहुत अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मदन जी ने कुछ थिएटर के प्ले भी डायरेक्ट किए हैं। बाबा बंतू प्ले, जिस पे एक काफ़ी सराहना हुई, और वो सिद्धू जी का प्ले लिखा हुआ था, सिद्धू जी का। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर का नेशनल चैनल का या लोकल चैनल का कोई सीरियल नहीं है जिसमें मदन जी एक अहम भूमिका में रहते हैं। मैंने अर्ज़ पहले कर दी कि भाषा कुछ बंदिश नहीं रही। उसके साथ साथ इन्होंने टेलीविज़न के लिए भी कई प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हैं और डायरेक्ट किए, लेकिन इनका ज़्यादा रुझान जो रहा वो थिएटर के साथ ही रहा। हम और बातें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मदन जी, ये कितनी बड़ी पुरानी डेडिकेशन थी
हम भी आपके साथ काम करते जी, रहे जी, हैं। जी, जी। आज आप थिएटर को किस मुकाम पे देख रहे हैं, कला को किस मुकाम पे देख रहे हैं, और जो हमारे कलाकार आने वाली पीढ़ी जो काम कर रही है वो किस पड़ाव पे है? क्या कुछ मिस है उनके पास जो वो लॉस कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मुश्ताक जी, बात ऐसे है, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जब काम किया कवि जी के पास तो कितनी सख्ती से वो काम किया करते थे, और उस सख्ती को हम लोगों ने बर्दाश्त किया, और आज हमारे ऊपर कोई सख्ती नहीं कर सकता, और ना ही हमें कोई अड़चन आती है कि हम डर जाएं, किसी रोल से डर जाएं, या किसी भी तरीके से। आप थिएटर में देख लीजिए, दूरदर्शन में देख लीजिए, रेडियो में देख लीजिए, कहीं भी मतलब हम लोग मार नहीं खाते। वो इसीलिए नहीं खाते कि हमने वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं, और हम लोग कभी भी डांट से डरते नहीं थे। आपको कितनी डांट पड़ती थी मेरे सामने, मेरे को कितनी पड़ती थी, और हम लोग तो उस डांट को ऐसे ही लेते थे जैसे स्कूल में मास्टर ने थप्पड़ मार दिया, तो exactly. क्या करना है मदन जी, उसी डांट की वजह से अगर आज मैं किसी मुकाम पे हूँ तो उस डांट की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे याद है कवि जी एक बार दिल्ली आए श्री राम सेंटर में, जब मैं वहाँ डायरेक्टर था, लेकिन और वहाँ मुझे काम करते देख के वो बहुत खुश हुए। बिल्कुल। हालांकि जब हम लोग काम करते थे हमें तालियां मिलती थी और पब्लिक मतलब बोलती थी। रिकॉर्ड है कि कवि जी ने कभी हमारी तारीफ नहीं की, नहीं, कभी नहीं। और हमारे सीनियर जैसे राज सिंह जी, प्रीतम कटोच जी, ये हमें पर्दे के पीछे, और इनका भी हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है। राज सिंह जी तो साइड पे जाके अगर कवि जी टेढ़ी नज़र से देख लेते थे तो वो साइड पे जाके बड़े भाई की तरह कहते इसका बुरा नहीं मानना, काम करते जाओ, अपना काम करो, तालियां मिलेंगी, तेरे को मिलेंगी, अपना जो टोन पकड़ी है उस टोन को मत छोड़ना। ऐसी नाराज़गियों का जो मदन जी जैसे नाराज़गियाँ बता रहे हैं, गुस्सा बता रहे हैं, इनका मैं भी विटनेस हूँ। कभी नाराज़ हो जाते थे और नाराज़गी के बाद फिर मना भी लेते थे, वो सारा किस्सा चलता था। हमारा मतलब परिवार की, वो एक परिवार बना हुआ था। जब हम लोग 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, शो के बाद बिछड़ते थे, मन में दर्द होता था कि कल से नहीं मिलेंगे यार। आपने तो देखा हुआ है कि मैं एक ऐसा कलाकार हूँ, जम्मू में एक ऐसा कलाकार हूँ जिसने कभी किसी क्लब की मेंबरशिप नहीं ली। मेरे साथ कवि जी के प्रोग्राम ड्रामे में या किसी और ड्रामे में आपने काम किया, दीपक जी ने काम किया, अपने बलवंत जी ने काम किया, सब लोगों ने काम किया। आज सब लोग अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं और हमें भी खुशी होती है। अब बलवंत जी जो हैं वो एज ए डायरेक्टर जब काम करते हैं तो कई बार हमें याद करते हैं, मैं चला जाता हूँ, मेरा उनके साथ कोई गिला नहीं है। वो मुझे बुलाते हैं और मैं बिल्कुल उनको उतनी इज्जत देता हूँ जितनी मैं अपने एक डायरेक्टर को देता हूँ, जितनी मैं कवि जी को देता था, उतनी इज्जत मैं उनको भी देता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दीपक जी ने प्ले किया, उन्होंने मुझे बुलाया, उनको भी मैंने वही इज्जत दी जो मैं बलवंत जी को देता था या कवि जी को देता था। उसके बाद मैंने आपके साथ काम किया, आपके साथ तो मैंने सबसे ज़्यादा प्ले किए सबसे ज़्यादा प्ले किए, और प्ले भी बड़े निराले पे किया। अंधायुग किया, देवयानी किया, अजीब कास्ट्यूम, अजीब सब कुछ तो रखे। हाँ, लेकिन वो प्यार आजकल वो आपका इश्क मलंगी। बिल्कुल। जब हम लोग ऑफ हो जाते हैं, जब हम स्टेज से बाहर चले जाते हैं, रिहर्सल से बाहर चले जाते हैं, तो मुश्ताक जी मेरे यूनियन है, मेरे बड़े जो भी हैं वो ठीक है, हंसते खेलते हैं, आपस में परिवार की बातें करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्टर की कुर्सी पे होते हो तो आप मेरे डायरेक्टर हो, मैं आपका एक्टर हूँ, और यही चीज़ जो है वो कलाकार को कामयाब करती है। आज का जो कलाकार है वो आ रहा है, लेकिन दिल में कोई शौक लेके नहीं आ रहा। क्या चीज़ लेके वो आ रहा है, देख रहा है कि मदन रंगीला का वहाँ सीरियल हुआ था, या मुश्ताक जी का सीरियल हुआ था, वो हमने टीवी में देखा। यार टीवी में घुसना है, स्टेज पे हमने सिर्फ जाना है, इज्जत करनी है किसी की, किसी से सीखना है, किसी को कैसा ट्रीटमेंट देना है, कैसे मैंने रहना है, क्या मेरा करैक्टर होना चाहिए जिससे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, गुरु मुझ पे खुश होगा। वो नए लोगों में नहीं है, वो नए लोगों में बिल्कुल नहीं है। वो आते ही अमिताभ बनना चाहते हैं, मगर हम देख रहे हैं अपनी पीढ़ी को बिगड़ते हुए, लेकिन कोई माने ना तो हम किसी को क्या कहें। लेकिन एक चीज़ तो महसूस होती है मदन जी, दुख होता है कि आने वाली हमारी पीढ़ी क्या कर रही है। जी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मदन जी के साथ बहुत सी बातें हुई। वाकई टैलेंट स्पीक, इनका टैलेंट बोलता है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के हर निर्देशक के साथ काम किया है,
ख्वाह वो टीवी का डायरेक्टर हो, ख्वाह वो रंगमंच का डायरेक्टर हो, हर एक के साथ काम किया, हर एक को बराबर की इज़्ज़त दी, कोई इम्तियाज़ नहीं किया। मेरे साथ भी इनका काफ़ी नाटक रहा, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे साथ इन्होंने काफ़ी नाटक रहे, और वाकई ये मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर काम के दौरान मेरे को डायरेक्टर ही कहते हैं। मैं इनके साथ साथ बाकी अपने तमाम आर्टिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। मदन जी, आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको आने वाले वक्त में भी याद करते रहें। इसके साथ ही प्रोग्राम टैलेंट स्पीक यहीं पे ख़त्म होता है, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हम अवेलेबल रहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से आप सबका शुक्रिया।